क्या कर दिया? प्यारे भैयाओ, हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा है। आज हम समास के बारे में अध्ययन करते हैं। समास क्या है? पदों के मेल से उत्पन्न विकार। पदों के मेल से उत्पन्न विकार, इसको हम समास कहते हैं। ठीक है, पदों के मेल से उत्पन्न विकार। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया। शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया, इसको समास कहते हैं। शब्द संक्षेपीकरण में उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों आते हैं। जैसे शब्दों के मेल से संधि का निर्माण होता है, उसी वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, और शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो रचना विधि है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समास के भेद की। देखो, समास में पहले ये ध्यान लो कि पदों के मेल से बनता है तो दो पद होते हैं। एक तो पूर्व पद होता है जो पहले वाला पद है, और उत्तर पद माना बाद वाला पद। ठीक है, पहले वाला पद जैसे दान। अब ये दान क्या है? पूर्व पद है, और इसमें वीर ये उत्तर पद है, तो क्या बन गया? दानवीर। ये बन गया, दानवीर बन गया समस्त पद। इसी तरीके से देश पूर्व पद है और देश का वासी उत्तर पद है, देशवासी ये समस्त पद बन गया। ठीक है, बात करते हैं समास के भेद की। तो समास के भेद की दृष्टि से वैसे 6 समास होते हैं, लेकिन हम यहाँ उनको मूल रूप से जो माना जाता है 4 समास माना जाता है। उन 4 समासों का अध्ययन करेंगे। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव, और चौथा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 4 समास होते हैं। और सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? ये उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुषम, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी एक चीज और है, यहाँ पर जो द्वितीया से लेके सप्तमी तक, द्वितीया से लेके सप्तमी तक किसी एक विभक्ति का लोप होता है, एक विभक्ति का लोप। ठीक है, जैसे छात्रवृत्ति, छात्र के लिए वृत्ति, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब यहाँ जब हम छात्रवृत्ति कहा तो के लिए का लोप हो गया, यानी संप्रदान का लोप हो गया। जब तुमने तुलसी कृत कहा तो के द्वारा का लोप हो गया, यानी कि करण का लोप हो गया। तो इसी आधार पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष इत्यादि इत्यादि इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, इसी का तत्पुरुष समास का ही एक भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में कहा जाता है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी संख्या जिसमें पूर्व पद में संख्यावाची विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। ठीक है, और उत्तर पद प्रधान होता है, और वो क्या है? विशेष से होता है। उत्तर पद प्रधान है लेकिन विशेष से है। अर्थ की दृष्टि से ये समूहवाची होता है, अर्थ की दृष्टि से समूहवाची। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, पंचानन, 5 आननों का समूह, दशानन, 10 आननों का समूह। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे तिराहा, पंचवटी, चौराहा, त्रिनेत्र, दशानन। अब बात करते हैं इसके जब विग्रह की, तो इसका विग्रह होगा 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास है, या 10 आननों का समूह, द्विगु समास है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि द्विगु समास के अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें विग्रह के आधार पर समास का परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने 3 हैं नेत्र जिसके वह अर्थात शिव, 3 हैं नेत्र जिसके वह अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया। ठीक है, ऐसे ही 10 आनन का 10 हैं आनन जिसके वह अर्थात रावण, तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। अगला इसका भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी 2 तरह का होता है, एक उपमान उपमेय के आधार पर, एक विशेषण विशेष के आधार पर। उपमान उपमेय जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम,
मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। विशेषण विशेष नील गाय, नीली है जो गाय, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। इनको भी अगर हमने कर दें पीला है अंबर जिसका वह है अर्थात ब्रह्म राम, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। इसमें तत्पुरुष समास में एक नए तत्पुरुष और है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और अभाव का प्रदर्शन होता है। जैसे अविदित, न विदित इति अविदित, ठीक है। अज्ञान, न ज्ञान इति अज्ञान। नए तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान और अभाव प्रदर्शन, अज्ञात, न ज्ञात, अविदित, न विदित, ठीक है। अब हमको करना यह है इन सभी के कम से कम 5-5 उदाहरण हम लिखेंगे, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और नए तत्पुरुष के। धन्यवाद।